हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि भूखे रहना ही बेहतर है और बाग की सैर करने के बहाने यहां से भाग जाएंगे। वीरेंद्र ने उस सुझाव को पसंद किया और सारा नाश्ता खाली संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर मायावी आया और दोनों को अपने साथ बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों यहां की सैर करो, पर इस बाग की किसी वस्तु को हाथ न लगाना। मायावी चला गया और दोनों सैर करने लगे। वे दोनों ये देखकर हैरान थे कि उस बाग में सभी फूल पीले रंग के थे और जिस शाखा में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बरामदे में पहुंचे। यहां असंख्य पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक सुंदर पक्षी बंद था। राजकुमारी ने कहा, मैंने ऐसे पक्षी आज तक नहीं देखे। वीरेंद्र बोला, इन्हें प्राप्त करना मायावी के लिए क्या कठिन है। उसी समय एक सफेद पक्षी ने कहा, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? राजकुमारी बोली, तुम मनुष्यों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या सहायता चाहते हो? पक्षी ने कहा, हम सब जानवर नहीं इंसान हैं। निर्दयी मायावी ने हमें जानवर बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा है। यदि तुम किसी तरह से हवेली की छत पर जाकर दीपक प्रकाशित करो और धुआं निकलते ही इसकी चिमनी को तोड़ दो, तो फिर हम सब दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और पक्षी बोला, तुम दोनों उस मायावी के कौन हो? वीरेंद्र ने कहा, हम उसके अतिथि हैं। पक्षी बोला, क्या तुमने मयूर का नृत्य देखा था? वीरेंद्र ने कहा, हां, हमने नृत्य देखा था। उसके पंखों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। पक्षी कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए हो, अन्यथा मोती उठाते ही जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम मायावी के दास हो जाते और जो वो कहता सो करते। आप उसके यहां कोई वस्तु न खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। राजकुमारी तो पलंग पर लेट गई और वीरेंद्र छत पर चला गया। वहां उस वक्त कोई न था, इसलिए उसने दीपक प्रकाशित करके चिमनी उठा ली। उसी समय धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को धरती पर इस जोर से मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत युवती से बातें कर रही थी। उसने वीरेंद्र को देखकर प्रणाम किया। फिर राजकुमारी बोली, मेज पर रखा हुआ मयूर तो गायब हो गया और ये युवक नजर आने लगा। ये कहता है कि मायावी ने इसे भी जादू से मयूर बना रखा था। वीरेंद्र ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर जाता रहा। अब वे सभी पक्षी भी इंसान बन गए होंगे। मैं जाकर देखता हूं। ये कहकर वीरेंद्र बाग में गया। वहां पीले फूल अब विभिन्न रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक समूह चला आ रहा था। करीब पहुंचकर हर व्यक्ति ने वीरेंद्र का धन्यवाद किया और उससे कहा, मायावी की वापसी से पहले पहले हम सबको यहां से चला जाना चाहिए। वीरेंद्र ने उन सब के हालात पूछे तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से अधिकांश लोग व्यापारी थे जो अपना सामान बेचने के बाद उज्जैनी आए थे। शेष लोगों में से कोई राजकुमार था, कोई महाराजा जो वेश बदलकर उज्जैनी की सैर करने और यहां के हालात जानने आए थे, और उन सबका कीमती सामान मायावी ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजकुमार ने उन सबसे कहा, हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट लें ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। संक्षेप में ये सब लोग हवेली में गए और अपना सामान तलाश करने लगे, पर थोड़े थोड़े सामान के सिवा कुछ न मिला और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी समेटा। वीरेंद्र ने भी कीमती कीमती वस्तुएं उठाकर अपने संदूक को भर लिया और फिर सबको साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। द्वारपाल चीखने चिल्लाने लगे, पर किसी ने उनकी न सुनी। ये सब लोग नगर के बाहर निकले और उन्होंने एक जगह डेरा डालकर अपने ठहरने के लिए स्थान बना लिया। फिर उनमें से दो दो चार चार व्यापारी अपना सामान ले जाकर नगर में बेचने लगे। वीरेंद्र ने भी कई हजार स्वर्ण मुद्राओं का माल बेचा और एक ही दिन में खूब धनवान हो गया। उधर मायावी वापस हवेली पर पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा, स्वामी, आज सुबह आपके सभी अतिथि अपना धन और सामान लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका,
पर उन्होंने हमारी एक न सुनी। मायावी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो घबराकर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बरामदे के सभी पिंजरे खाली थे। यह हाल देखकर उसका शरीर पसीने से तर हो गया और वो भागता हुआ छत पर बने हुए अपने कमरे में गया। यहां दीपक की चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया और वो सिर पकड़कर रोने लगा। हाय, वो चिमनी जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद प्राप्त किया था, आज टूट गई। फिर वो उठकर उस कमरे में गया जहां वीरेंद्र और राजकुमारी अतिथि थे। वहां से मयूर गायब था और नाश्ते की वस्तुएं फर्श पर पड़ी हुई थी। अब वो समझ गया कि ये बर्बादी इस युवक की वजह से हुई है। फिर उसने मन ही मन कहा, पर यदि ये अभागा नाश्ता कर लेता तो मेरे आदेश के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकता था। पर उस चालाक और होशियार युवक ने न मोती उठाया और न नाश्ता किया। खैर, ये मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर ज्योतिषी का वेश बदला और कान में पेंसिल लगाकर हवेली से निकला। लोगों से पूछता हुआ नगर से बाहर चला गया। थोड़े ही फासले पर डेरे थे। वो उनके करीब जाकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी को जिज्ञासा हुई और उसने ज्योतिषी को अपने डेरे में बुला लिया। मायावी उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा कि यही मेरे शत्रु की पत्नी है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस अभागे ने मुझे तबाह किया है। मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। फिर उसने राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और कुछ क्षण तक देखता रहा। फिर उसके बाद जेब से एक डिबिया निकाली और उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल